तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। फिर हम जाएंगे डबल इंटीग्रेशन पे। एक बार समझ लो कि इंटीग्रेशन जो तुमने ट्वेल्थ में पढ़ा था उसका बस मैं रिकैप करवा दूं, ठीक है। देखो जो इंटीग्रेशन होता है वो दो टाइप का होता है, इनडेफिनेट हो सकता है और डेफिनेट हो सकता है। अब इनडेफिनेट का सिंपल मतलब है कि तुम्हें बस इंटीग्रेट करना है और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये देखो ये एफ एक्स जो होता है ये एक फंक्शन होता है जो कि एक्स के टर्म्स में होता है, ठीक है। और डीएक्स होता है कि तुम्हें इंटीग्रेट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अगर यहीं पे डी वाई लिखा होता तो उसका मतलब होता कि हमें वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो कोई फंक्शन दे रखा होगा एक्स के टर्म्स में और डीएक्स लिख रखा होगा, जैसे फंक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। ये जो सारे हैं फंक्शंस है एक्स की टर्म्स में, ठीक है। तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा इनडेफिनेट में। डेफिनेट में सिंपल सी इतना डिफरेंस, डेफिनेट में सिंपल सा इतना डिफरेंस होता है कि बस लिमिट आ जाती है, ठीक है। तो ये जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना इसमें ए लिमिट आ जाती है और बी लिमिट आ जाती है। ये ए बी कुछ भी हो सकता है, मैंने बस लिया है, वेरिएबल्स लिए, ठीक है, ए और बी। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एफ एक्स मिल जाता है। अच्छा अब तुम देखोगे कि मैंने यहाँ तो सी लिखा है पर मैंने यहाँ पे सी नहीं लिखा। इसको देखो सिंपल सा ये याद रखो कि जब हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो इनडेफिनेट होता है जब इंटीग्रेशन, उसी की वजह से हम ये कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। ये सी एक कांस्टेंट है क्योंकि हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो इनडेफिनेट है। बट जब हमें पता है कि लिमिट ए और बी है, डेफिनेट हो गया, तो इसलिए वो जो कांस्टेंट है जो इनडेफिनेट होने की वजह से आया था वो तो हट जाएगा ना, क्योंकि अब तो इनडेफिनेट रहा नहीं, अब तो डेफिनेट हो गया। तो बस इतना सा याद रखो, ठीक है। अब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अगेन एफ एक्स कुछ भी फंक्शन ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया और डीएक्स लिखा है। डीएक्स का ये मतलब है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, और लिमिट्स मैंने 1 और 2 लगा दी। अब डेफिनेट के भी ना दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल और एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर हम प्रॉपर इंटीग्रल की बात करें तो उसका मतलब होता है कि ए और बी जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन इज फाइनाइट, यानी कि कोई भी नंबर हो वो ए और बी की जगह हो, तो यानी कि जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब अगर हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात करें, ठीक है, तो देखो इसमें तीन केस बनते हैं, जब या तो ए इनफाइनाइट हो जाए या फिर बी इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों एक साथ इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो अब देखो काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इनफाइनाइट को इन्फिनिटी से कंफ्यूज कर देंगे, बट इनफाइनाइट का मतलब ये होता है एनीथिंग दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। तो जैसे हम इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते नंबर लाइन पे, वैसे ही हम माइनस इन्फिनिटी को भी तो नहीं कर सकते। तो यानी इनफाइनाइट का मतलब है कि इन्फिनिटी भी आ रहा है और माइनस इन्फिनिटी भी आ रहा है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ए या तो ए इनफिनाइट या तो ए इनफाइनाइट हो जाए या फिर बी इनफाइनाइट हो जाए या फिर दोनों इनफाइनाइट हो जाए। तो हमने ये जो पहला एग्जाम्पल दिया है इसमें हमारा ए इनफाइनाइट है, यानी कि ये फर्स्ट केस बन रहा है। ए इनफाइनाइट है पर वन जो है वो तो फाइनाइट है, तो हमारा फर्स्ट केस बन गया। दूसरा केस क्या हो गया कि हमने लिखा माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ये हमारा थर्ड केस बन रहा है जिसमें दोनों इनफाइनाइट है। तो माइनस इन्फिनिटी भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और प्लस इन्फिनिटी को भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतना था इंटीग्रेशन के बारे में। अब मैं बताता हूँ कि ये डबल इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया भाई। तो देखो एज द नेम सजेस्ट, डबल इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब है कि हमें दो बार इंटीग्रेट करना है। जैसे तुमने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन के बारे में, तो उसमें क्या होता था कि या तो dx लिख रखा होता था या dy लिख रखा होता था। dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और dy मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। बट डबल इंटीग्रेशन में क्या होगा, क्योंकि हम दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम वेरिएबल्स भी दोनों यूज करेंगे, ठीक है। तो जो फंक्शन होगा जैसे मैंने पहले बताया था एफ एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में है फंक्शन, या फिर एफ वाई होता तो y के रिस्पेक्ट में है। एफ एक्स वाई का मतलब है कि x और y दोनों के रिस्पेक्ट में फंक्शन होगा, यानी कि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई हो सकता है या फिर एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें एक्स और वाई दोनों यूज हो रहे हैं, या फिर एक्स वाई प्लस 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है एक्स और वाई के टर्म्स जहां पे यूज हो रहे हैं। अब देखो हमारे पास दो ऑर्डर्स आ सकते हैं, या तो dy dx लिखा आ सकता है या dx dy लिखा आ सकता है। एक चीज याद रखो कि हमें हमेशा इनर इंटीग्रल को सॉल्व करना है और फिर आउटर इंटीग्रल को सॉल्व करना है। जब dy लिख रखा है अंदर, ठीक है, देखो मैं ऐसे बोलूंगा अंदर और ये बाहर। लिमिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वाली अंदर हुई और ये वाली बाहर हुई। तो मैंने बस ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है, ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। तो देखो जब dy अंदर है और अंदर वाली लिमिट c और d है, तो इसका मतलब हम पहले ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई या फिर एक्स वाई प्लस 3, इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और ये अंदर वाली लिमिट्स लगाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब ये सॉल्व हो जाएगा, एक आंसर हमारे पास आएगा, तो भी वो एक फंक्शन होगा जो कि एक्स वाई के टर्म्स में ही होगा।
ठीक है। तो फिर हम उस फंक्शन को जो आएगा इसको सॉल्व करके उसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और ये बाहर वाली लिमिट्स लगाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे dx अंदर लिख रखा है, यानी कि जो भी फंक्शन दे रखा है उसको हम x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करेंगे और फिर c और d अंदर वाली जो लिमिट्स है वो लगाएंगे। आंसर आ जाएगा, एक फंक्शन आ जाएगा x और y के टर्म्स में, उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे y के टर्म्स में और फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और फिर a और b जो बाहर वाली लिमिट्स है वो लगा देंगे। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, देखो dy अंदर है यानी कि y अंदर है, तो अंदर वाली लिमिट्स ही y की लिमिट्स मानी जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इस क्वेश्चन में y की लिमिट्स क्या है, तो देखो y अंदर है तो यानी कि c और d जो होगी वो लिमिट्स होगी y की। अगर हम लिमिट्स ऑफ x की बात करें तो x तो बाहर है, तो यानी कि बाहर वाली लिमिट्स ही x की लिमिट्स मानी जाएगी, तो वो हो जाएगी a, b। इसमें अगर हम बात करें तो देखो y बाहर है तो यानी कि a, b अब y की लिमिट्स हो जाएगी और x की लिमिट्स हो जाएगी c और d। ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो ये वाला जो टॉपिक होने वाला है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इन बेसिक्स में। ठीक है। अगर तुम्हें ये आ गया तो तुम्हारा चेंज ऑफ ऑर्डर जो टॉपिक है वो बहुत आसानी से हो पाएगा। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं ABCD क्या है, जो हमारी लिमिट्स थी वो है क्या एक्चुअली। देखो तीन केस बनते हैं। ठीक है। या तो जो ABCD है वो चारों कांस्टेंट हो जाएगी, या फिर हो सकता है A और B जो है वो कांस्टेंट होगी और CD फंक्शन हो गई। दूसरा हो सकता है AB फंक्शन हो गई, CD कांस्टेंट होगी। यहाँ पे ना हम अज्यूम कर रहे हैं कि A और B जो है वो x की लिमिट्स है और C और D जो है वो y की लिमिट्स है। ठीक है। तभी जब यहाँ पे मैंने AB कांस्टेंट लिखा है तो मैंने x को यहाँ पे जब मैंने AB कांस्टेंट लिखा है तो x को A और B कर दिया, और यहाँ पे जब मैंने AB फंक्शन लिखा है तो मैंने x में ही फंक्शंस दिए। ठीक है। तो ये अजम्पशन है। दूसरी अजम्पशन ये है कि B जो है वो बड़ा है A से और D जो है वो बड़ा है C से। ठीक है। ये तुम्हें याद नहीं रखनी है अजम्पशन, ये बस मैं तुम्हें आसानी से तुम्हें समझ आए इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले केस 1 की बात करते हैं। देखो इस टॉपिक को देखते वक्त तुम्हारा एम ये होना चाहिए कि अगर तुम्हारे पास ये ऐसी इक्वेशंस गिवन हो तो तुम एक फिगर को कैसे बना सकते हो। ठीक है। क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर में तुम्हें इक्वेशंस गिवन होगी और तुम्हें फिगर बनाना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से ही देखना है इस टॉपिक को। तो ठीक है, देखो हमने एक ग्राफ बनाया। पहले केस की हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस ये होती है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। y एक्सिस ये होती है, यहाँ पे x 0 होता है ना, क्योंकि ऊपर नीचे जा सकते हैं, आगे पीछे नहीं जा सकते। अगर आगे गए तो x की वैल्यू बढ़ रही है, पीछे गए तो x की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी। यानी ये जो y एक्सिस होती है उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ठीक है। ये अगर तुम्हें याद नहीं होता तो लिख लो अपनी शीट में। ठीक है। अब देखो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a। तो एक ABCD जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि मतलब 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल हम 2 मान लेते हैं A को। ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू A है, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 है। x इज इक्वल्स टू 0 तो ऐसे बन जाएगी, यानी कि x इज इक्वल्स टू 2 कहीं ऐसे बनेगी, है ना। x इज इक्वल्स टू A, 2 मैंने बस माना है ताकि हम समझ पाए आसान से। अब देखो B जो है वो बड़ा है, यानी कि B 2 से ऊपर का कुछ भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 भी हो सकता है। हम 6 मान लेते हैं, लेट्स से 6 है। तो यानी कि x इज इक्वल्स टू 6 की जो इक्वेशन होगी वो ऐसे बनेगी, x इज इक्वल्स टू b, है ना। अब अगर हम बात करें y इज इक्वल्स टू c की, अब देखो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 है, c फॉर एग्जांपल 2 हो सकता है, चलो 2 ही मान लेते हैं ताकि तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो y इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1 यहाँ होगा, y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ होगा, तो y इज इक्वल्स टू 2 मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है। अगर तुम देखोगे तो इस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 2 है। ठीक है। अगर हम ऊपर या नीचे जाते तो y की वैल्यू चेंज होती, बट y की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू चेंज हो रही है बस। ठीक है। सिमिलरली यहाँ ये क्या हो गई, ये y की वैल्यू c हो गई, है ना। अब देखो d फिर से बड़ा है, यानी कि d नीचे नहीं आ सकता, d नीचे आ सकता था बट क्योंकि d c से बड़ा है तो यानी कि ऊपर ही आएगा। तो अगेन हम d को जो है 6 मान लेते हैं, तो यानी कि y इज इक्वल टू d ये बनेगा। तो अब देखो इन चारों लाइनों से एक फिगर आया हमारे पास, तो हम इसको R बोलेंगे। ठीक है। ये रीजन है जो इक्वेशन की वजह से बन रहा है। ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। अब हम सेकंड केस पे जाते हैं। ठीक है। तो देखो सेकंड केस की अगर तुम बात करो तो a भी कांस्टेंट है, यानी कि x की लिमिट्स कांस्टेंट है, y की लिमिट्स फंक्शंस है। ठीक है। तो जब a भी कांस्टेंट है, यानी कि देखो इससे देखो, ठीक है, हमेशा ये लिख देना कि ये x एक्सिस है तो इसकी वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 0 होगी, तो तुम्हें समझने में बहुत आसानी होगी।
ठीक है, ये वाली जो है ये x इक्वल्स टू 0 होगी क्योंकि ये y एक्सिस है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू a फिर से आ गया, फिर से चलो अब 3 मान लो एग्जाम्पल। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 ऐसे, यानी कि x इक्वल्स टू 1 ऐसे होगा, 2 ऐसे होगा, 3 ऐसे होगा, यानी कि 3 का यहीं पे ऐसे ही आएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 या फिर a। अब मान लो जो b है, क्योंकि b बड़ा है a से, तो वो 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने 5 बना दी x इक्वल्स टू b। अब देखो y जो है, y की जो वैल्यू है वो अब कोई ऐसे a b कोई कांस्टेंट नहीं है, एक फंक्शन है, तो फंक्शन की तो कुछ भी फिगर हो सकती है, कुछ भी शेप हो सकती है। सो फॉर एग्जांपल हम एक पैराबोलिक शेप ले लेते हैं, समझ लो ऐसे बन रहे, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे जाती हुई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट अभी के लिए हम मान रहे हैं कि चलो ऐसी शेप आ रही है y इक्वल्स टू gx की, और मान लो y इक्वल्स टू hx की शेप ऐसे आ रही है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, तो यानी कि ये हमारा रीजन बनेगा। ठीक है, ये यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रीजन बन गया। अब हम बात करते हैं केस 3 की। यहाँ पे ए भी फंक्शन है, यानी कि x की लिमिट्स फंक्शंस है और y की लिमिट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि अगेन हम यहाँ पे ये लिख देते हैं x इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है। हमें y इक्वल्स टू c प्लेस करना है, यानी कि y इक्वल्स टू 0 ऐसे, तो y इक्वल्स टू c या कहीं यहाँ पे होगा, तो y इक्वल्स टू c हमने यहाँ बना दिया। सिमिलरली d क्योंकि बड़ा है c से, तो y इक्वल्स टू d का यहाँ पे होगा। अब अगर हम x की लिमिट्स की बात करें तो वो अगेन फंक्शन है, तो कुछ भी फंक्शन की शेप बना दो, ऐसे बना दो, दूसरी भी चलो ऐसे ही बना दो, तो ये रीजन हो गया। ठीक है, तो बस तुम्हें ये याद रखना है कि कैसे इक्वेशन से रीजन बन सकते हैं, सिर्फ ये 3 केस ही आएंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये आ गया तो तुम चेंज ऑफ ऑर्डर के टॉपिक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे उनकी फिगर बहुत आराम से बना पाओगे। ठीक है, शेप क्या बनेगी वो डिसाइड हो जाएगा जैसे जैसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट अभी ये समझ लो, माइंड में आप बना लो कि ये 3 केस ही बनेंगे। ठीक है, अब देखो एक और चीज याद रखना, जब भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ठीक है, जहां पे भी तुम्हारा केस 2 या केस 3 आ जाए, जिसमें या तो x की लिमिट जो है वो फंक्शंस है, या फिर y की लिमिट जो है वो फंक्शंस है, तो तुम क्या ध्यान रखो बस कि कांस्टेंट जो भी लिमिट्स है ना, उनको हमेशा आउटर लिमिट्स की तरह लो। तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे x की लिमिट्स कांस्टेंट है, तो तुम जो ऑर्डर है ना वो dy dx ले लो, तो यानी कि जो इनर लिमिट्स होगी वो y की लिमिट्स होंगी, तो यानी कि फंक्शन वाला जो है वो हमारा इनर लिमिट्स में ही लग जाएगा। ठीक है, और जो आउटर लिमिट्स है dx और dx की, यानी कि x की जो आउटर लिमिट्स है वो कांस्टेंट होगी, तो सेम ये चीज वेरीफाई हो गई कि जो आउटर लिमिट्स है वो कांस्टेंट रहे। सिमिलरली अगर हम केस 3 की बात करें, तो अगर तुम केस 3 में देखोगे y की लिमिट्स कांस्टेंट है, यानी कि y बाहर होना चाहिए, यानी कि y की लिमिट्स बाहर होनी चाहिए, यानी कि ऑर्डर dy बाहर की तरफ जाएगा और अंदर dx आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये लिमिट्स होंगी ये फंक्शंस होगी, और ये जो बाहर वाली लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होगी। इस तरीके से करोगे तो क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना।